नमस्कार। 7 PM प्रणाम इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देकर पूर्व सांसद अशोक तंवर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अशोक तंवर के आने से दलितों के हक की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने ड्रग्स मामले में आरोपी तुषार गोयल को पार्टी से कथित नजदीकियों के आरोप में मुद्दे को खत्म करने के लिए बयान दिया है कि आरोपी को 2022 में ही निष्कासित कर दिया गया था। नीलाखेड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मास्टर अमर सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उधर पानीपत ग्रामीण सीटों में जजपा प्रत्याशी रघुनाथ कश्यप भाजपा में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए वीरेंद्र सिंह हुडा रोहतक से, अजय शुक्ला चंडीगढ़ से और संतोष दहिया जी कुरुक्षेत्र से जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। माफी चाहता हूं, कुछ बिजली की तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से इंटरनेट बंद हो गया था। अब हम लोग वापस ऑनलाइन हैं। मैं पहले अजय शुक्ल साहब के पास आना चाहूंगा। अजय साहब, आपने चुनाव प्रचार को शुरू से लेके अभी तक बड़ी नजदीकी से देखा और आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले तो सेंध लगाकर कांग्रेस के नेताओं को अपने पक्ष में कर रही थी और फिर आरक्षण को लेकर उन्होंने बहुत सारा दुष्प्रचार किया कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। और दूसरी तरफ जो अशोक तंवर आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में गए थे, आज 2 बजे मीटिंग करके भाजपा की, वो 2:55 पर कांग्रेस की महेंद्रगढ़ की मीटिंग में राहुल गांधी के पास चले गए। क्या मतलब निकालते हैं इसका आप? क्या भारतीय जनता पार्टी का पत्ता हरियाणा से साफ हो चुका है? 90 विधानसभाओं का चुनाव है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रचार के आखिरी दिन क्या मान के चल रहे हैं आप? कितनी सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी? जी शुक्ला जी। देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि अशोक तंवर बहुत जिसे कहेंगे सत्ता लोलुप व्यक्ति हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सत्ता कहां मिल सकती, ताकत कहां मिल सकती, वो उधर भागते। जब कांग्रेस में राहुल गांधी ने उन्हें संबल दिया, साथ दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जब तक उनके पास कुर्सी रही वो कांग्रेस से चिपके रहे। जैसे ही कुर्सी गई वैसे ही तुरंत वो दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बार बार बदलते बदलते भाजपा पहुंचे थे। अब उन्हें लगा कि भाजपा में आए हैं, भाजपा में भी कुछ नहीं है, उसकी सरकार आने वाली नहीं। अब जब भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है, वहां इतने दिनों से मेहनत करने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है, और उन्होंने देख लिया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के लिए असल में कोई जगह नहीं है। ये लोग सिर्फ मुखौटे होते हैं। बस वो लगातार कोशिश में लगे थे कि कहीं शामिल होने का मौका मिल जाए, नहीं मिल रहा था। आज अचानक केसी वेणुगोपाल से उनकी बात हो गई तो उनका अच्छा आ जाइए, वो आ गए। राहुल गांधी ने भी उन्हें यह बता दिया कि अब तुम्हारी वो हैसियत नहीं है, और इसीलिए खुद राहुल गांधी ने उन्हें पट्टा नहीं पहनाया, पट्टा पहनवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ से। यानी आप इससे समझ लीजिए कि अब वहीं तुम्हें सलाम करना है। तो उन्हें उनकी हैसियत भी बता, और इससे एक बात और क्लियर हो कि भारतीय जनता पार्टी को में दलितों का एकमात्र चेहरा था, वो भी आयातित था, खुद का तो था नहीं, वो भी चला गया। जो भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस से जुड़ा हुआ उनके पास में ओबीसी का चेहरा था, वो कर्णदेव कंबोज, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या कहते हैं, पिछड़ा वर्ग के, वो भी छोड़ गए और वो भी कांग्रेस में आ गए। यानी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और सर्व समाज के लिए यदि कहीं जगह है तो वो कांग्रेस पार्टी में है। यह बात, इससे संदेश चला जाता है और बड़ा स्पष्ट है कि ये सारी जो बदली हो रही, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आके ज्वाइन कर रहे हो, चाहे कोई और ज्वाइन कर रहा हो, ये सब संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार
बड़े अच्छी स्थिति में बनने जा रही है हरियाणा में। और जो नैरेटिव नरेंद्र मोदी ने फैलाया था कि कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस ये है वो है, वो भी ये संदेश चला गया कि कांग्रेस ही है जहां दलितों को जगह मिल सकती है, बाकी जगह यूज एंड थ्रो वाली स्टाइल होती है। तो वह भी सामने है। इसका उदाहरण खुद सुनीता दुग्गल है जो सिरसा से सांसद थी। तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। जी, मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि 23 सीटें जो हैं अहिरवाल क्षेत्र की, सॉरी जीटी रोड बेल्ट की जो 23 सीटें हैं, उसमें पिछली बार कांग्रेस के पास जो है वो लगभग 12 सीटें आई थी 2019 में, जबकि 21 सीटों पर विजय हासिल करी थी भारतीय जनता पार्टी ने। पंचकुला की, उसमें कालका पंचकुला है, क्योंकि आप चंडीगढ़ में हैं तो कालका पंचकुला की सीट है। कहा जाता है कांग्रेस की स्थिति वहां पे थोड़ी डगमगाई हुई है, पंचकुला में भी और कालका में भी। पर प्रदीप चौधरी और चंद्रमोहन के जो इलेक्शन में थोड़ा बूस्ट मिला है वो राहुल गांधी की वजह से मिला है। और अंबाला में भी, मुलाना नारायणगढ़ अंबाला शहर, अंबाला कैंट में एक बागी भी खड़ा है, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को दिखता होता मिल रहा है। यमुनानगर में भी जगाधरी की सीट पर कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत फाइट है। यमुनानगर जगाधरी क्योंकि शहरी क्षेत्र आता है और वहां पर बनिया वैश्य कम्युनिटी ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा सपोर्ट है। कुरुक्षेत्र में भी लाडवा में आपके नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं। हालांकि कठिन डगर है, पर कहा जाता है कि लाडवा की सीट भी कुरुक्षेत्र में आसानी से नायब सिंह सैनी जीत जाएंगे। करनाल में भी असंध को छोड़कर करनाल और नीलोखेड़ी की सीट पर कह रहे हैं कड़ा मुकाबला है। पानीपत में भी, पानीपत की मेन शहर की सीट और समालखा की सीट में कह रहे हैं कड़ा मुकाबला है। आपका क्या कहना है इन सीटों के बारे में? क्योंकि ये 23 सीटें जीटी रोड की जो हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा जोर है और दो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी इसी क्षेत्र से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से फोकस जीटी रोड पे रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि कालका की यदि सीट कांग्रेस हारेगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण हारेगी। यदि अंबाला कैंट की सीट कांग्रेस हारेगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण हारेगी। और इसी तरीके से जो यमुनानगर में आपने बात की, वहां पर भी हुड्डा के कारण हारेगी। यदि हारेगी और जीतेगी तो उसकी वजह या तो उसका प्रत्याशी का अपना है या राहुल गांधी का जो ओरा है उसके कारण से, और कोई वजह बता देता हूं। कालका से विनोद शर्मा की बीवी लड़ रही है और विनोद शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लंगोटिया यार है, और पिछली सरकार में कहा जाता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सारी वसूली विनोद शर्मा करते थे। उनके जो समधी हैं कुलदीप शर्मा, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 24 घंटे आगे पीछे रहते हैं। तो यह वजह बता रहा हूं कि इसलिए वहां पर ना तो हुड्डा प्रचार करने गए, ना ही हुड्डा ने वहां पर किया। और जो प्रत्याशी खड़े हैं दो बागी गुर्जर समाज से ही हैं, वो दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के माने जाते हैं। तो इस तरह से करके ये ब्राह्मण बनाम गुर्जर करा दिया गया है और इस कारण से यह समस्या है। रही बात पंचकुला सीट पे देखिए, कांग्रेस पिछली बार भी सिर्फ 5,000 वोट से हारी थी और वहां यदि जीतेंगे तो भजनलाल के ही नाम पर जीतेंगे। चंद्रमोहन की अपनी निजी जो वो है उसके कारण जीतेंगे और कांग्रेस के कारण जीतेंगे। वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई बड़ा प्रभाव नहीं है, ना ही वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई खेल किया है। तो दोनों चीजें कह रहा हूं कि वहां पर अपने बदौलत जीतेंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके लिए भी प्रचार करने नहीं गए। इसके बाद आइए नारायणगढ़ सीट। मुझे नहीं लगता है कि नारायणगढ़ सीट कहीं पर कांग्रेस के लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है और वो मुझे लगता है कांग्रेस जीतेगी। तो उस तरह की स्थिति है। अंबाला कैंट की जब बात करेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे करीबी लोगों में से ही निर्मल सिंह को वहां से टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही दिलाया है।
अंबाला शहर से, अंबाला कैंट से शैल्या गुट के व्यक्ति को टिकट मिला है, तो स्वाभाविक सी बात है जो 24 घंटे अपने पिता के साए की तरह से रहती हो और वही वारिस है, वो वहां से निर्दलीय खड़ी कर दी जाती है, करा दी जाती है, जो भी। भाई एक परिवार के दो लोगों को एक साथ देने की बात तो कभी हुई ही नहीं थी। तो ये सारी चीजें, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि वो बैठ जाए, तो इससे आप यह भी समझ लीजिए। इसके बाद में इसी तरीके से यमुनानगर की स्थिति है। अब आप आ जाइए, आपने लाडवा में कहा, लाडवा में सैनी के लिए इतना आसान नहीं है चुनाव जीतना, लाडवा में बहुत कठिन है, और मुझे नहीं लगता है जितनी टक्कर है कि वो कहीं जीत ही जाएंगे। ठीक है, लड़ रहे हैं, टक्कर है, तो वहां पर जाट वोट और सैनी वोट दोनों है। जाट वोट बांटने का काम किया है दूसरे दलों ने, लेकिन जैसे कि राहुल गांधी बार बार कह ही रहे हैं कि भाजपा की एबीसी टीमें हैं बाकी, तो एबीसी टीमें वोट काटने का काम कर रही हैं। यदि उन्होंने जाट वोट नहीं काटा तो कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा और सैनी हारेंगे, एक चीज है, और नहीं तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसके बाद आप आगे चले जाइए, पानीपत में आपने समालखा की बात की। समालखा वाली सीट पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है, आरएसएस बैकग्राउंड से आया हुआ जो सुरेश्वर ठाकुर है, जस्टिस है, जिसने राम रहीम को बरी किया मर्डर के केस में, पत्रकार छत्रपति शिवाजी मामले में, वही जज बगैर किसी आधार के एक आरएसएस का व्यक्ति रिट दाखिल करता है कि उनके खिलाफ वारंट है, तो जबकि वो उसमें पार्टी भी नहीं है, बावजूद इसके उस पे कॉग्निजेंस लेता है और ऑर्डर करता है कि 2 तारीख को सरेंडर कर। और उनका और उनके बच्चों का, भैया चुनाव कौन लड़ेगा? एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को छुट्टी दी जाती है, अदालत से बेल दी जाती है कि जाइए चुनाव प्रचार करिए जाके, दूसरी तरफ यह खेल होता है, तो यह भी समझना होगा। लेकिन छोकर अच्छा लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है वो, चूंकि टक्कर बहुत अच्छी है और मैं समझता हूं कि वो जीत सकते हैं। पानीपत सीट पर भी इसी तरीके से कड़ा मुकाबला है, और यह कह देना कि भाजपा बहुत वो है, यह भी उचित नहीं होगा। दोनों की अच्छी टक्कर। आप यह समझ लीजिए, हालत तो यह है कि मनोहर लाल को उनके गांव में विरोध हो रहा है। उनके गांव में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से विरोध हुआ है, वह अपने आप में संदेश है कि क्या हालत। तो आप जीटी बेल्ट का यह उदाहरण मान लीजिए। इसके बाद में पैसा तो चल ही रहा है, जितना पैसा कालका में बट रहा है, मैं इसका उदाहरण देता हूं। पंजाब केसरी का जो वहां रिपोर्टर है, उसको सिर्फ 25 लाख रुपया दिया गया। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, कार्तिक शर्मा ने दिया है, अपने हाथ से दिया है। तो ऐसे करके कई और भी है। मैंने एक उदाहरण इसलिए बताया क्योंकि ये मेरे पर्सनल उस नॉलेज में है, उसको मैं प्रूव कर सकता हूं। शेष कई सारे और लोगों की इंफॉर्मेशन है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसके अलावा जो वहां पैसा बांटा जा रहा है जिस तरीके से, वह भी अपने आप में संदेश है। इधर आगे इसी तरीके से बढ़ते चलिए, तो पैसे का खेल है, ईडी का खेल है, अदालतों का खेल है, और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस में हुड्डा और शैल्या के उसमें, शैल्या हालांकि इस तरह की कोई साजिश नहीं रची है, लेकिन हुड्डा ने जो सीटों में रची है मैंने आपको बता दी। तो यह आप समझ सकते हैं कि यह कांग्रेस को नुकसान कर रहा है। शेष कोई स्थिति नहीं है, कांग्रेस बड़ी अच्छी स्थिति में है और मुझे लगता है जीत हासिल करेगी। जी, आपने बहुत सलीके से समझाया कि जीटी रोड बेल्ट पर 23 सीटों पर, जहां 12 सीटों पर सक्सेस मिली थी 2019 में, हालांकि कांग्रेस बहुत मुस्तैदी से नहीं लड़ी थी, और बाद में हुड्डा साहब ने खुद ही अपना सर पकड़ लिया था कि अरे ये क्या हो गया, ये तो हम सरकार
बना सकते थे, 31 सीटें उनकी झोली में आ गई थी। आज करनाल में भूपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने कोई जरूरी बात की, मैं सुनाना चाहता हूं वो क्या कह रहे हैं कि 50 वोटों पे एक नौकरी देंगे। कौन कर रहा है? आपके उम्मीदवार उनका व्यक्तिगत होगा। अरे यार, कांग्रेस ने पहले भी मेरिट पे नौकरी दी है, ये इन्होंने किया है। जो कौशल रोजगार निगम जो चला रखा है उसमें ना तो मेरिट है ना रिजर्वेशन है। दलितों के साथ, बैकवर्ड क्लास के साथ बड़ा धोखा है। ये एक संविधान का बाईपास करने का रास्ता ढूंढा। कच्ची नौकरी ठेके पर, हमने ठेकेदारी बंद कर ली है, सरकार ठेकेदार बन गई सर। और कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो वंचित रहेंगे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस, उनका क्या होगा भाई? कौन हटाना देगा? जैसे आप पोस्टर दिखा रहे हैं बीजेपी। आपने देखा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये कौशल विकास योजना ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें ना तो आरक्षण का ध्यान रखा जाता है, ना योग्यता का। कौशल रोजगार के जो नियम हैं वो सिर्फ ठेकेदारी प्रथा को बढ़ा रहे हैं और हम ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर देंगे। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं हुड्डा साहब के पास पहले आऊं। संतोष दहिया जी, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र में आप बैठी हैं, लाडवा का अजय शुक्ला जी ने बता दिया। जो बाकी की 3 सीटें हैं कुरुक्षेत्र की, शाहबाद, पेहोवा, थानेसर और आपके बगल में लगती करनाल की सीट, इन 4 सीटों पर आपका क्या विश्लेषण है? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस को टक्कर दे रही है? जी आतमजीत जी, सभी चैनल जो देख रहे हैं उन सबको नमस्कार। लाडवा में जैसा अभी अजय शुक्ला जी बता रहे थे कि राह आसान नहीं है सैनी साहब के लिए, और ये वास्तव में है, ये सच्चाई है। क्योंकि वहां जो संदीप गर्ग हैं वो बीजेपी की टिकट मांग रहे थे और लगातार काफी समय से वो काम कर रहे थे, पब्लिक में थे और धरातल पर काम कर रहे थे। वो जो सैनी साहब की जड़ें हैं ना, वो संदीप जो गर्ग है वही काटेंगे। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये सीट बहुत फंसी हुई सीट है, इसको ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। रही बात जो तीसरे प्रत्याशी आपने कहा कि जाट वोट्स को काटने के लिए जो खड़े किए हैं, खड़े नहीं किए हैं, ये कहना हर सीट पर गलत है। क्योंकि इंडिपेंडेंटली ये दूसरी पार्टियां हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं और ये सत्ता में भी रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कई कई बार 5-5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और वहां पर पहले भी लाडवा से जो ये बड़शामी है, ये इलेक्शन लड़े भी हैं और जीते भी हैं। रही बात अभी सिनेरियो क्या है, अभी बड़शामी की जो पोजीशन है वो बेहद खस्ता है। और आप अंदाजा यहां से लगा लें कि कोई प्रचार के लिए भी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा वहां नहीं आया। और सुनने में तो ये भी आया है कि जब प्रचार के लिए बात की गई है तो बिल्कुल साफ मना कर दिया कि कहीं 3 में न 13 में तो किस लिए जाना है। वो केवल वहां पर फोकस करें जहां उनकी सीटें निकल सकती हैं। तो यहाँ पर जो जाट बेल्ट है और सैनी में लगभग वोट्स बराबर हैं लाडवा में, और जो गर्ग है संदीप गर्ग, वो बीजेपी की वोट काटेगा। तो मुझे ऐसे लगता है बहुत अच्छी फाइट देंगे, लेकिन सीट शायद मेवा निकालेंगे। क्योंकि हालात लोग ये भी तो समझते ना कि सरकार बनाने जा रहे हैं लोग, तो फिर मेजोरिटी उनकी तरफ जाती है, जो फ्लोटिंग वोट है वो कन्वर्ट होती हैं लाडवा में। लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है। 3 सीटें बाकी कही। थानेसर में मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि अरोड़ा जी सीट नहीं निकालेंगे, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है। और मुझे लगता है कि भारी बहुमत से वो जीतने जा रहे हैं। इधर से शाहबाद में रामकरण काड़ा की बहुत अच्छी पोजीशन है और वो भी मुझे लग रहा है सीट क्लियर है। और इसी तरह पेहवा में भी बीजेपी की, हालांकि बीजेपी के साथ ही फाइट है, लेकिन मनदीप चट्टा बहुत अच्छी पोजीशन में है। जहां तक धरातल में मुझे पता लगा है, वहां भी पोजीशन मुझे लग रहा है कि क्लियर होती चली गई। पहले हालांकि मनदीप चट्टा की जो पोजीशन थी वो ज्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 दिन में मुझे लग रहा है कि उनकी जो सिचुएशन है वो भी काफी बेहतर हुई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपके पास वापस आता हूं। रोहतक से हमारे साथ वीरेंद्र हुड्डा जी जुड़ गए हैं, मेरे साथी रहे हैं किसान आंदोलन के। और चूंकि वो रोहतक से आते हैं और रोहतक में देसवाल बेल्ट है, 14 सीटें आती हैं। रोहतक की महम है, गढ़ी सांपला है जहां से भूपेंद्र हुड्डा खड़े हैं, कालनौर है, रोहतक की मेन सीट है, झज्जर की बहादुरगढ़ है, बादली है, बेरी है, झज्जर है, और सोनीपत की गन्नौर, राई, खरकौदा, गोहाना, बरौदा और सोनीपत है।
झज्जर में बहादुरगढ़ की सीट हमेशा भारतीय जनता पार्टी का उसमें वहां वर्चस्व रहा है, कहा जाता है इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छा इलेक्शन लड़ रही है। हालांकि गढ़ी सांपला और जुलाना में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसकी ज्यादा सीटें आएंगी, ये किसकी ज्यादा वोटें आएंगी, कांग्रेस के कैंडिडेट को कितनी वोटें मिलेंगी गढ़ी सांपला और जुलाना में, क्योंकि विनेश फोगाट खड़ी हैं तो उनका जो वहां पर परसेंटेज ऑफ वोट है वो कह रहे हैं, उन्होंने जाके कहा गढ़ी सांपला से भी ज्यादा वोटें जुलाना से देके और विनेश फोगाट को जिताइए। हालांकि कांग्रेस कभी वहां से जीती नहीं है, पिछले 3 इलेक्शन में कांग्रेस वहां से हारी है। हुड्डा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देसवाल बेल्ट में 14 सीटों में पिछले इलेक्शन में लगभग 10 सीटें, 2014 के इलेक्शन में 10 सीटें और 2019 के इलेक्शन में 11 सीटें। ये देसवाल बेल्ट कभी भी, क्योंकि ये जाट बेल्ट है, आपका 32-35% वोट वहां जाट का है और 36 बिरादरी साथ मिलकर चलती है। किसान आंदोलन में भी हमने देखा, और आज 3 अक्टूबर का वो दिन भी है जब अजय मिश्रा टैनी के बेटे मोनू मिश्रा ने 4 किसानों और 1 मीडिया कर्मी की हत्या कर दी थी लखीमपुर में। उन शहीदों को याद करते हुए मैं उनको नमन भी करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि देसवाल बेल्ट का क्या आपको लगता है कि वहां पर समीकरण क्या है और इस बार कांग्रेस कितनी सीटों से, 14 में से कितनी सीटें देसवाल बेल्ट में लेके आएगी? जी, हुड्डा जी। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, झज्जर में जो है एक बहादुरगढ़ की सीट है, वहां एक इंडिपेंडेंट खड़ा है और बीजेपी का खड़ा है। लेकिन अब 2 दिन से जो हालात बन रहे ना, 2 दिन से ये चल रहा है भाई सरकार कांग्रेस की आने लग रही है, तो किसानों में तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। ये हो सकता है ये क्योंकि किसानों की बेल्ट है सारी, किसान आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे हैं, तो ये सीटें काफी टफ फाइट में है। बाकी महम की सीट है, महम की सीट कांग्रेस जीतेगी। उधर कलोई की कांग्रेस की है और कलानौर की कांग्रेस की है और ये झज्जर की कांग्रेस जीतेगी। हाँ, सोनीपत में जरूर एक सीट पे इंडिपेंडेंट आगे चल रहा है, गन्नौर वाली सीट पे, और सोनीपत की प्रॉपर सोनीपत सिटी की सीट है, उस पे टफ फाइट है। राय की सीट कांग्रेस जीतेगी क्योंकि ये गन्नौर वाली सीट मैसेज। पे हुड्डा जी गन्नौर वाली सीट पे ये कोई रिजॉर्ट ओनर है, ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जो लड़ रहा है, कौन है? ये देवेंद्र कादान है। 10 साल पहले कांग्रेस में रहा, फिर 9 साल से इसमें बीजेपी में चला गया था। तो ना कांग्रेस ने दिया टिकट, ना इसने अब बीजेपी ने दिया उसको, तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। अब 2 घराने हैं उसमें गन्नौर में, एक तो ये कुलदीप शर्मा और दूसरा घराना ये जो अपने कौशिक नहीं थे पहले मेंबर पार्लियामेंट थे सोनीपत से, उनका भाई है देवेंद्र कौशिक, वो खड़ा है। तो वहां की 36 बिरादरी ये चाहती है भाई इन घराने से पिंड कैसे छुटे, क्योंकि इनसे ऊब चुकी है वहां की जनता। अब उसको जो है 36 बिरादरी का समर्थन मिला हुआ है। मैं 3 दिन पहले भी गया था, लेकिन वहां अभी कोई टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि सरकार तो आती दिखाई दे रही है कांग्रेस की, लेकिन वो उनकी भी मजबूरी है लोगों की, इनसे अपना पिंड छुटाना चाहते हैं इन 2 परिवारों से। तो इस तरह की सिचुएशन है। रही फिर बड़ौदा में आ जाओ, बड़ौदा में डाइवर्ट हो गया मामला। पहले इंडिपेंडेंट जो है काफी ऊपर चल रहा था, अब फाइट में आ गया जबरदस्त। उधर गोहाना से जगबीर मलिक है, वो भी सीट निकालेगा, क्योंकि इस एरिया में जो है ये चक्कर चल रहा है, सरकार कांग्रेस की आने लग रही है। तो सरकार कांग्रेस की आने लग रही है, इसलिए लोगों में डाइवर्ट हो गया। इधर आप देखिए, कल प्रियंका गांधी इधर यहाँ जुलाड़ा में भी आई थी, इधर इसमें जो है आपके बवानी खेड़ा डाउन थी वो सीट, लेकिन आज वो 1 नंबर पे चली गई है। उस चीज का भी असर पड़ रहा है। कांग्रेस की आंधी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। कुछ सीटों पे फाइट में है इनका, तो मेरे को हालात ये लग रहे हैं 10 सीट में तो बीजेपी निपट जाएगी और 10 सीट में अब चौटाला जो गठबंधन है ये इंडिपेंडेंट आ जाएंगे, 20 सीटा में सिमट जाएंगे ये लोग। ऐसे हालात लग रहे हैं आज के दिन। तो बाकी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पैसे का बड़ा बोलबाला है। ये अजय शुक्ला जी बता रहे थे, वहां मेरे पास भी रिपोर्ट आई है, कालका में 50-50 हजार का सामान डाल दिया घरों में। ये जो बीजेपी की कैंडिडेट है इसने, और यही हाल इधर गुड़गांव के पास एक सोना
सोना की सीट पे है, वो पैसे वाले लड़ रहे हैं, वहां 50-50 हजार का सामान डाल दिया। तो ऐसी सीटों पे बहुत जबरदस्त फाइट है। ये पैसे वालों ने खेल बिगाड़ रखा है। तो ये कहानी चल रही है, बाकी तो बढ़िया चल रहा है जी, ठीक से आगे बढ़ेगा मामला। और जो है कांग्रेस अच्छे उससे सीट सरकार बनाएगी, कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। मैं आता हूं हुड्डा जी आपके पास। अजय जी, सवाल है सलीम खान साहब का। वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में 17 सीटों को दलितों के लिए हैं। वहां दलित अब किस तरफ जाएंगे, क्योंकि सत्ता की चाबी 17 दलित सीट हैं। और एक सवाल और है आपके लिए, महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा बीजेपी से बागी हुए निर्दलीय कैंडिडेट को स्टेटस भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा इस दफा हरियाणा में कितने निर्दलीय इलेक्शन जीत सकते हैं, या सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ सकती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि निर्दलीय ज्यादा संख्या में 5-7 निर्दलीय जीत जाएं और फिर सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जैसे हुड्डा जी ने कहा 50-50 हजार रुपए का सामान डाल रहे हैं, तो ये तो लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं कैंडिडेट्स को खरीदने, अपना इलेक्शन के बाद एमएलए को खरीदने के लिए। तो कहीं यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं शुरू हो जाएगी इलेक्शन के बाद? शुक्ला जी। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, मैं हुड्डा साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। और मैं सहमत होते हुए एक चीज बता रहा हूं कि जो हालात हैं, जब राज्यसभा चुनाव हुआ था, याद करिए, कांग्रेस के पास में अपना राज्यसभा कैंडिडेट जिताने भर के वोट थे, लेकिन किस तरीके से जिसके पास वोट नहीं थे, वही विनोद शर्मा का जो बेटा कार्तिक शर्मा है, जिसकी अम्मा लड़ रही है वहां से कालका से, तो आप देखिए कि किस तरह से उसने पैसे से और दूसरे तरीके से जो खरीदा, उसका नतीजा ये हुआ कि वो राज्यसभा पहुंच गया और अजय माकन नहीं पहुंच पाए। हालांकि हुड्डा साहब ने बहुत अच्छे से मैनेज किया था, लेकिन अंततः खेल बिगड़ गया। तो यह मैं कह सकता हूं। लेकिन एक चीज ये कहूं, हुड्डा साहब की सरकार के दौरान जो उन पर बदनामी के दाग लगे, वो दाग हुड्डा साहब के कारण नहीं लगे। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि उन्होंने गड़बड़ नहीं की, वो ऐसे ही गद्दार दोस्तों के कारण बदनाम हुए। उस समय सारे लेन देन का, सारे सीएलयू का सारा काम विनोद शर्मा करते। किसी से भी पूछ लीजिए हरियाणा में, जो हरियाणा को कायदे से जानता है, हरियाणा गवर्नमेंट को जानता है, विनोद शर्मा ने किस तरीके से सारा खेल किया। और चुनाव जब 2014 का होता, उसके करीब 6-7 महीने, 8 महीने पहले, कह सकते हैं साल भर कह सकते हैं, पहले एकदम से किनारा किया कि जिससे हम बच जाएं, और मोदी मोदी करने लगा और मोदी खेमे में बैठ गया। हालांकि वो मोदी भाजपा में नहीं गया, भाजपा में उसे लिया नहीं गया। जब कुलदीप जो बिश्नोई है, उसने अपने साथ में उनका वो किया, तो सुषमा स्वराज ने उसका विरोध कर दिया कि मनु शर्मा का वो बाप है जी। और उन्होंने ये कहा। तो ये सारी वजहें थी। तो वो स्थिति ये हुई, ना घर के रहे ना घाट के रहे, और नतीजा ये हुआ कि उनका खेल तो बिगड़ गया। अब उन्होंने धीरे से फिर भाजपा के साथ मिलके जिस तरीके से किया, हुड्डा के खिलाफ तो ईडी की कार्रवाई हो रही थी, जिसने कुछ किया नहीं था, और जो उनके नाम पे लूट करता रहा, भ्रष्टाचार करता रहा, दोस्ती को एक तरफ दोस्त बना रहा, दूसरी तरफ खंजर डालता रहा, वो आदमी ऐस मार रहा है और आज भी वही कर रहा है। तो यह आप समझ सकते हैं। बहरहाल मैं एक चीज कह दूं कि इसके बावजूद अभी भी कांग्रेस वहां अपर हैंड है, जो प्रदीप चौधरी है, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो विनोद शर्मा की बीवी है, वो शक्ति रानी शर्मा, वो अभी नीचे है। और 2014 में वो चौथे नंबर पे रही थी, जमानत जब्त हुई थी। तो यह भी एक सत्य है। तो वहां पब्लिक यह कह रही है कि 2014 में आपने लड़ने के बाद आप गायब कहां हो गए, 10 साल तो आप दिखे नहीं, अब चुनाव आया तो आ रहे हो। तो यह बात उनके लिए निगेटिव जा रही है। दूसरी निगेटिव जा रही है जो बीजेपी की
वहां से एमएलए रही थी, उनका टिकट कटा है, वो बहुत लोकप्रिय रही है, तो वो इनके वोट पे सेंध लगा रही है। तो ये सारी वजह, हालांकि वो घर बैठी हुई हैं, वो कोई इनके खिलाफ प्रचार नहीं कर रही है, लेकिन इन्होंने पूरा खेल कर रखा। उधर प्रदीप चौधरी अपने जमीनी उसके आधार पे लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव अच्छा है, रोचक है, नतीजे कुछ भी हो सकते। ऐसे ही पंचकुला में स्थिति। तो मैं ये बता दूं कि जो सवाल था कि यह नौबत ही नहीं आएगी कि किसी निर्दलीय या किसी की मदद लेनी पड़े, और बहुत बड़ी मात्रा में निर्दलीय जीतने की स्थिति में है नहीं। 2-4 सीटों में कहीं पे हो तो वो अलग विषय है, बाकी और ये हालत है नहीं। क्योंकि आज हरियाणा में सीधी सीधी लड़ाई लोग जान रहे हैं, या तो भाजपा को भगाना है और कांग्रेस को लाना है, या फिर कांग्रेस को नहीं लाना है, भाजपा को लाना है, बस यही है। तो भाजपा को भगाना है वाली संख्या बड़ी है, और कांग्रेस को नहीं लाना है वाली संख्या बहुत थोड़ी सी है। वो वही लोगों की है जो या तो आरएसएस काडर है, या वो लोग हैं जो मौका परस्त हैं, जिन्होंने मलाई खाई है और बहुत कुछ किया है, या जो कहीं डरे हुए। इसके अलावा मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली लड़ रही है, मुद्दों को लेकर लड़ रही है, और मुद्दों पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के वादों पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि 10 साल में कुछ किया नहीं। जी, एक सवाल विधि जी ये पूछ रही हैं, हरियाणा में सीएम कैंडिडेट अगर पहले तय कर दे कांग्रेस पार्टी, तो ये ना हो कि विधायक दल की मीटिंग में कांग्रेस अपने दल का नेता चुनते चुनते कहीं देर कर दे और भारतीय जनता पार्टी कुछ एमएलए को खरीदकर अपनी सरकार बनाने का दावा गवर्नर को पेश कर दे, क्योंकि गवर्नर भी इनके हैं, प्रेसिडेंट भी इनके हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विधायक दल की मीटिंग में तय होने से पहले कुछ हो जाए? तो क्या इनका संचय जो है वो सही है कि कांग्रेस को पहले ही अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर देना चाहिए? क्या कहना आप? मुझे लगता है कि जो लोग संविधान को नहीं पढ़े हैं वो लोग ऐसे सवाल करते हैं। संविधान हमारे यहाँ कहीं मुख्यमंत्री नहीं चुनता है, प्रधानमंत्री नहीं चुनता है। कांग्रेस इस देश को संविधान देने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने ही संविधान दिया, कांग्रेस ने ही व्यवस्था दी। तो यही वजह है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, या चाहे राजीव गांधी रहे हो, या कोई रहा हो, कभी भी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित नहीं किया। यह लगभग आइडिया सभी को होता है कि कौन होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास ज्यादा एमएलए होंगे, जिसके पास ज्यादा सांसद होंगे, वही होता है। ये कांग्रेस की परंपरा है। तो कांग्रेस में कहीं कोई, मुझे लगता नहीं है, दुविधा है कि कौन क्या होगा। और जब हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उनके एमएलए भी होंगे, उनके लिए प्रेज भी करेंगे। तो वो बगैर उसके, तो जो लोग जानते हैं कांग्रेस का इंटरनल, वो जानते हैं कि विधायकों की राय वहां ली जाती है। वो भाजपा नहीं है कि पर्ची से राय आती है, तो राय पर ही होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह इस तरह की कोई बात है नहीं। जी 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 जी। हम सलीम खान साहब संतोषी जी से, अपना संतोष जी धैया जी से आपसे सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस जो महिलाओं को 2000 रुपए देने को बोल रही है, वो कितना असर डाल सकती है? और इसी से जुड़ा एक विधि जी का सवाल है, वो ये कह रही हैं कि क्या हरियाणा में वोटर्स 10 सालों की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी बीजेपी के द्वारा इलेक्शन में 1-2 दिन पहले खरीदा जा सकता है? फ्लोटिंग वोटर्स की वो बात कर रही हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, संतोष धैया जी? आतमजीत जी, पैसा खूब चल रहा है। अभी आप दोनों जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी बताया, और मैंने खुद हमारे यहाँ जो आसपास काम करने वाली महिलाएं हैं, उन्होंने बताया कि उनको 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ से। तो पैसा खूब चल रहा है। इनका जो डाउट है वो बिल्कुल सही है कि पैसे में अभी भी वोट्स खरीदी जा रही हैं, और केवल खरीदी नहीं जा रही, उनके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है कि तुम्हें 5 किलो अनाज मिलता वो नहीं मिलेगा, तुम्हें जो राशन मिलता वो नहीं मिलेगा,
तुम्हें यहाँ नहीं जाने दिया जाएगा, तुम्हें ये यहाँ नहीं आने दिया जाएगा, तुम्हें तो अभी मकान देंगे हम। बल्कि एक महिला जब बाहर मैं आज ही खड़ी थी तो तब एक महिला बोल रही थी कि हमने ये सवाल किया कि 10 साल में मकान क्यों नहीं दिए? आप तो 10 साल में दे सकते थे, लेकिन 10 साल में तो आपने हमारी सुध नहीं ली। आज आप कहते हो कि हम तुम्हें मकान भी बना के देंगे, क्योंकि वो महिलाएं झुग्गी-झोपड़ी में रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको पैसा मिला है। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ यहाँ निकल के आई उन महिलाओं से बात करने के बाद, वो ये कहती हैं कि हमने पैसा ले लिया, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि पीछे भी उन्होंने कहा था कि हमें मकान देंगे बना के ये, इन्होंने नहीं दिए, इसलिए इस बार हम वोट नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ जैसे थानेसर की मैं बात करूँ तो यहाँ पोजीशन बहुत अच्छी है। आतमजीत जी, जो सबसे बड़ी समस्या रही ना अभी इस इलेक्शन में लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। आम जन ये मानता है कि बीजेपी को भगाना है। और ये जो जो लोगों का एक जो एक वर्चस्व की मैं कहूँगी बल्कि लड़ाई है, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है। क्योंकि उन्होंने ये देखा कि 13 महीने किसान बैठा रहा, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगा, किसी ने उनकी सुध नहीं ली, सुध ही छोड़ो, 750 किसान शहीद हो गए। और जब वो वापस आए उसके बाद ये शुभकरण वाला कांड हुआ, ये भी देखा, ड्रोन से किस तरह से हमले हुए, वो सब देखा। लोग तानाशाही से परेशान हैं और हरियाणा में तानाशाही किसी सूरत में लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने आत्मसम्मान के लिए मर सकता है। यहाँ की सिचुएशन ऐसी है। लोगों को ये लग रहा है कि पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी तो बढ़ी, लेकिन जितने मामले हुए, इन्होंने ना किसी को रोजगार दिया, ना इनके खाते में 15 लाख रुपए आ रहे थे, ना वो आया। जो इन्होंने 14 में जितने इन्होंने घोषणाएं करी थी, उनका 1% भी इन्होंने पूरा नहीं किया। कोई नया स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं। स्कूल बंद कर दिए, गवर्नमेंट स्कूल। तो लोगों को ये मालूम है कि अब जो है ये तानाशाही जो सरकार कर रही है वो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है, लोकसभा से पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। हालांकि लोकसभा में जो रहा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी रही, जो कम सीटें आई, 5 ही आई इनको और 5 बीजेपी को आई। इनको कम से कम 8 से 10 सीटें कांग्रेस को आ सकती थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी रही, जिसके कारण उनकी सीटें कम रही। और अब विधानसभा में भी कई जगह पर, जैसे अजय जी ने भी कई उदाहरण भी दिए हैं, ऐसी ऐसी सीटें हैं जहां लोग दूसरे थे जो तैयारी कर रहे थे और जो जीतने की पोजीशन में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। और कई जगह पर इंडिपेंडेंट खड़े हैं जो उनके क्लोज हैं, उसके बावजूद उनको नहीं बिठाया गया। हालांकि लाडवा में भी ऐसा ही हाल है कि जो बीजेपी का जो ऐसा व्यक्ति था जो बीजेपी से टिकट मांग रहा था, उसको पता नहीं क्यों नहीं इन लोगों ने बिठाया। बीजेपी वालों ने भी ये गलतियां कर रखी हैं। हालांकि हिसार में सावित्री जिंदल जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ रही है। और सबसे बड़ा जो एक चौंकाने वाला मामला आया, वहां नरेंद्र मोदी जी की जब रैली हुई तो बैनर के ऊपर गुप्ता जी का फोटो नहीं था, जो इनका प्रत्याशी उसका फोटो नहीं था, वहां पर नवीन जिंदल का फोटो था बैनर में। मतलब सीधा सा है कि नवीन जिंदल का बैनर है, नवीन जिंदल की मां पार्टी से अलग जाकर इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, उसके बाद जो प्रत्याशी है उसका फोटो तक नहीं है कमल गुप्ता जी का। तो आप यहां से आइडिया लगा लें कि बीजेपी कई जगह पर जो एंटी इनकम्बेंसी की बात जो करते हैं ना, उसका इनको ये लग रहा था कि कुछ इंडिपेंडेंट लोग जो इनके तरफ से खड़े किए गए हैं या इनकी तरफ से इनको समर्थन है, उनका परोक्ष रूप से इनको समर्थन है, ऐसे लोग खड़े किए गए हैं ताकि वो बीजेपी से बागी भी हो गए और लोगों की सिंपैथी लेके शायद वो सीट निकाल ले। कुछ इस तरह का बीजेपी ने ये रणनीति मैं अपनाई यही है। आपसे पूछना चाह रहा था, एक तो जिंदल क्या इलेक्शन निकाल सकती हैं हिसार में, चाहे वो बीजेपी से समर्थन हो या नवीन जिंदल की कोई इंटरनल वर्किंग हो या पैसा भी वो खर्च कर रही हैं, क्योंकि सबसे रिचेस्ट मतलब 4th रिचेस्ट महिला है वो देश की, कुछ भी कर सकती हैं। तो एक तो ये जिंदल वाला इलेक्शन जो है, क्या इसमें इंडिपेंडेंट जीत के तो इसका मतलब है कि बीजेपी का कैंडिडेट डमी खड़ा किया गया, इस पर सवाल। और दूसरा, जो आपने पहले भी एक बार बात बोली थी, वही विधि जी पूछना चाहती हैं कि भूपिंदर हुड्डा के समय 10 साल पहले हरियाणा पे कर्जा मात्र 40-50 हजार करोड़ था, आज वही कर्जा 3.5-4 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये कर्जा हरियाणा का जो चढ़ा है, ये क्या हरियाणा में खर्चा हुआ है या
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल में जो खट्टर सरकार है उसने लूट कर पैसा जो है अपने घरों में भर लिया है। क्या क्या इसका मानती हैं आप, क्या हुआ एग्जैक्टली? पहली बात तो सावित्री जिंदल की बात है। वहां पर मुझे लगता है सावित्री जिंदल अच्छी पोजीशन में है, और वो अच्छी पोजीशन में ही नहीं क्योंकि बहुत पैसा है उनके पास। और मैंने बताया कि पैसे में लोग बिकते हैं, क्योंकि आज महंगाई का दौर है। लोगों को लगता है चल 1000, 2000 या 5000 रुपए भी मिल रहे हैं तो क्या कम है। बल्कि एक महिला तो ये बता रही थी कि अभी ऑफर आया है कि हम 10-10 हजार रुपए भी देंगे पर वोट। जब 10,000 एक साधारण व्यक्ति पर वोट मिलेगा तो वो डेफिनेटली वो वोट डाल जाएगा। तो पैसे में वो बिकेंगे वहां पर लोग। जो गरीब लोग हैं उनके हालात बहुत मजबूर हैं वो लोग, इसलिए वो पैसे में बिक जाते हैं। और पैसे में दारू 50 रुपए की एक बॉटल, 50 रुपए की जो बिल्कुल देसी दारू है, वो लेके लोग वोट डाल देते हैं। ऐसे हालात खराब हैं। तो मुझे लगता है कि सावित्री जिंदल की पोजीशन वहां काफी अच्छी है, इसीलिए बीजेपी ने बिल्कुल डम्मी कैंडिडेट ही नहीं तैयार किया, वहां खड़ा किया। बल्कि आप देखो वहां जब नरेंद्र मोदी गए तो फोटो तक नहीं था बैनर पे कमल गुप्ता जी का। ये बड़ा सवाल है। इसके विपरीत जिंदल का फोटो उसके ऊपर लगा हुआ था। तो सीधा सीधा मैसेज बीजेपी ने दिया कि हमारा प्रत्याशी बेशक कमल गुप्ता है, लेकिन सावित्री जिंदल जो है वो जीत कर भी उन्हीं के पास आएंगी, यानी कि परोक्ष रूप से वो बीजेपी की प्रत्याशी है। तो वहां पर उनकी स्थिति अच्छी है और पैसा है, पैसा खूब बटेगा और लोग वोट डालेंगे। दूसरा सवाल, जी जी बोलिए बोलिए। जी दूसरा सवाल आपने किया। मैंने दूसरा सवाल ये किया, जो पैसे का ये फ्लोटिंग वोटर्स को जो रिझाने के लिए पैसा खर्चा किया जा रहा है, क्या इससे फ्लोटिंग वोटर्स जो, और कर्जा, मैंने आपसे कहा था कि 3.5-4 लाख करोड़ का जो कर्जा चढ़ गया, क्या वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और इनके सरकार के लोगों में जो बैठे थे उन्होंने अंदर कर लिया, या वाकई कुछ पैसा खर्च हुआ है जनता के कामों में? इतना सारा कर्जा कैसे बढ़ गया? जी आतमजीत जी, एक बात बिल्कुल क्लियर है, हरियाणा में ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई हॉस्पिटल खोला, ना कोई लंबा चौड़ा, मतलब कुछ भी नहीं हुआ हरियाणा में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा इन्होंने कैसे, कहां पर कर्ज ले लिया। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर गीता जयंती मनाई जाती है। जो गीता की जो एक कॉपी है, एक प्रति जिसको क्या कहते हैं, गीता की जो एक बुक, वो जी ज्यादा से ज्यादा 450 रुपए की है, सबसे महंगी 450 की। और इन्होंने 40-40 हजार की एक उसके साथ स्टैंड सा करके दे के, और वो किया 40-40 लाख का इन्होंने टेंट लगाया। एक एक ये हेमा मालिनी और ये लोग आते हैं, इनको कई कई लाख रुपए इन्होंने इस पे तो लुटाया है जरूर। गीता जयंती महोत्सव मनाते हैं, इसके ऊपर लुटाया है, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। हरियाणा में एक पैसा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और इतना कर्ज हरियाणा को ये देकर जा रहे हैं। सच में दुर्भाग्य है हरियाणा के लोगों का कि ऐसे लोग सत्ता में आए और हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया। कोई यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कॉलेज कुछ खोल देते तो लगता कि कुछ बिल्डिंग बनाई है, कुछ किया इन्होंने। कुछ भी नहीं किया। ना कोई हरियाणा के लोगों के लिए कोई ऐसी स्कीम बनाई जिसके तहत इन्होंने पैसा खर्च किया हो, कुछ भी नहीं किया। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसा कहां से इन लोगों ने खर्च किया है। हरियाणा में नहीं कोई चवन्नी लगाई इन्होंने। ठीक बात। आपका कहना है कि सारी ये पैसा सड़कें सारा टूटी पड़ी हैं आतमजीत जी, सारी जी सड़कें टूटी पड़ी हैं। आदमी सड़क पे चल नहीं सकता। ठेकेदारी प्रथा ठेकेदारी में प्रथा के तहत 40% की सरकार कर्नाटक में भी थी, और ऐसा लगता है कि वही 40% की सरकार हरियाणा में भी कार्यरत थी, जो ठेकेदारी में सड़कें बनाने की योजना दे रही थी, नहर काटने की योजना दे रही थी, पर किसानों को भी कुछ नहीं किया। 24 फसलों पर एमएसपी देने वाली सरकार धान की खरीद नहीं कर रही। हुड्डा साहब, ये मामला क्या है धान का? 23 तारीख से धान जो है वो पड़ा हुआ है मंडियों में। पहले डेट दी उन्होंने 1 अक्टूबर की, फिर डेट दे दी 27 की। क्या धान की खरीद शुरू हो गई है? पहला मेरा सवाल यह है। और दूसरा सवाल, सिरसा में गोपाल कांडा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, फिर वो जाके इनेलो से अभय चौटाला से सपोर्ट ले आते हैं, और फिर उनके किले पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराता है, और वो ये भी कहते हैं कि वो पोस्ट इलेक्शन इनेलो के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। एलनाबाद, रानिया और सिरसा, क्या है वहां पर चल रहा? और दूसरा, किसानों की हालत, जो धान की खरीद की बात राहुल गांधी ने की कि मेरी सरकार जिस दिन बन जाएगी उस दिन से धान की खरीद चालू कर दूंगा, क्या है धान का मामला सारा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये सेटिंग है ना, ये सेटिंग कर रखी है इन लोगों ने।
बड़े व्यापारियों सेटिंग है, ये लूट लेंगे ना। वो खरीद जब शुरू करेंगे उससे पहले तो किसान को ये लूट लेंगे, ये लोग, ये लुटेरे हैं, ये खेल चल रहा है। अब गोपाल कांडा की बात करें, गोपाल कांडा तो जो है वहां अब चौटाला की वोट मांगता फिर आज की रिपोर्ट है चर्चा में, जो जिन समझौता कर रखा है उन सीटों पे गोपाल कांडा वोट मांगने गया है उनकी। क्या बात कर रहे हो, ये सब खेल है बीजेपी का, पर्दे के पीछे सबके हाथ मिले हुए इन लोगों के। अब आज की पोजीशन ये है, अब चौटाला भी फंसा हुआ है वहां, क्योंकि किसानों में एकदम से रिएक्शन हो रहा है इस बात का कि जब अब चौटाला उसने कह दिया गोपाल कांडा ने, भाई हम तो सरकार जब बनाएंगे तो बीजेपी के साथ मिलकर बनाएंगे। फिर अब चौटाला ने उसको धमकाया भी, ये क्या कह दिया तूने गोपाल कांडा को, और उसके बाद भी सारी सेटिंग है, झंडा उतार लिया फिर चढ़ा दिया, ऐसे खेल चल रहा है। ये पब्लिक को फद्दू बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पब्लिक इनको देखने लग रही है ये क्या कर रही है ये लोग, इनको सबक तो सिखाएंगे ना लोग। बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ आज के दिन तो इलाहाबाद का चुनाव। एक उसका जो है बेटा वहां से रणजीत का और उसकी टक्कर हो रही है अर्जुन चौटाला की रानिया से। हर जगह ये ऐसे सेटिंग बिठा रखी है, जहां दिखाई देता है बीजेपी का। देखना ना, आज से खेल शुरू हो जाएगा ना, जहां बीजेपी मजबूत होगी ये इनेलो वाले भी उधर वोट गिरवा देंगे, जहां इनेलो का कैंडिडेट मजबूत होगा वहां बीजेपी वाले ट्रांसफर कराएंगे वोटों को। ये खेल भी तो चलेगा अभी। उसके बावजूद भी इनकी सरकार नहीं आती, सरकार नहीं आएगी, क्योंकि किसान मजदूर ने, दलित ने, पिछड़े ने फैसला कर लिया है इनकी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और जनता लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस एक अल्टरनेट है लोगों के पास। जनता एक दूसरे को समझाने पे लगी हुई है, वे कांग्रेस की सरकार आने लग रही है, आप खराब मत करो, इंडिपेंडेंट के चक्कर में मत रहो। और दूसरी जो पार्टियां खड़ी हैं, जेजेपी वगैरह है, वो आजाद समाज पार्टी है, उसके बारे में आज मेरी सतपाल मलिक से बात हुई। सतपाल मलिक का जो हर्ष शिकारा यहाँ से खड़ा है, एक कैंडिडेट है गोहाना से, उसने पोस्टर लगा दिया सतपाल मलिक आएगा। सतपाल मलिक से मेरी बात हुई, उसने कहा मैंने कभी उससे कोई कमेंटमेंट नहीं की थी कि मैं उसमें जाऊंगा। उन्होंने कहा भाई FIR दर्ज कराएंगे हम इसके खिलाफ, हमारे को क्यों यूज कर रहे हैं ये लोग। इसी तरह से वो एक हनुमान बेनीवाल है, उसको मैंने खुद फोन किया, बेनीवाल ने भी आज का कार्यक्रम रखा था, वो आया यहाँ आया पता नहीं, गोहाना और बाढ़ड़ा के अंदर। भाई आप एक तरफ तो कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप तो यहाँ किसान, आप यहाँ आके इंडिपेंडेंटों की सपोर्ट करो, दे बीजेपी की सपोर्ट करने लग रहे हो आप। बोला जी मैंने तो एक हफ्ता पहले कार्यक्रम रख दिया था। किसका रख दिया था? आपने अगर आना है तो कांग्रेस की सपोर्ट कीजिए, किसान उसके साथ है। अगर आप आए तो हरियाणा किसान आपको भूलेगा नहीं, कभी नेता नहीं बनाएगा, मानेगा आपको इनका जो है एजेंट मान लेगा बीजेपी का। तो ये लोग पर्दे पीछे पता नहीं कहां से कहां किस के क्या हाथ मिले हुए हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया भाई अब की बार उखाड़ के फेंकना है, और जनता ही लड़ाई लड़ रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जनता मन बना चुकी है। और किसान आंदोलन में जिस तरीके से कीलें गाड़ी गई और जिस तरीके से वहां पर अवरोध लगाए गए, किसान चाहते क्या थे? किसान सिर्फ मोदी जी को उनका वादा याद दिलाना चाहते थे। वीरेंद्र हुड्डा जी जानते हैं 9 दिसंबर 2021 को संजय अग्रवाल की जो चिट्ठी थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, उसने साफ साफ कहा था कि MSP को देशव्यापी कानून कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। और जब उन्होंने अपनी 24 मेंबरी कमेटी खुद ही बना ली तो ये तय हो गया कि ये सरकार सिवाय कमेटी बनाने के और लीपापोती करने के और कोई काम नहीं कर सकती। अजय शुक्ला जी, मैं आपसे एक बड़ा जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। अहिरवाल क्षेत्र की 11 सीटें हैं। आज महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी बड़े गरजे और वहां पर मंच पर भूपेंद्र हुड्डा भी थे और कुछ लोग वहां, योगेंद्र यादव भी दिल्ली से गए। और उसके बाद ये भी बात आई कि राव इंद्रजीत अटेली में फंस गए हैं अपनी बेटी के चुनाव को लेकर। और पिछली दफा 11 सीटें 2014 में और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में आई थी, जबकि कांग्रेस की मात्र 2 सीटें आई थी। इस दफा मामला उलट हो रहा है। पटौदी जो रिजर्व सीट है और बादशाहपुर की सीट को छोड़कर बाकी सारी सीटें ओपन है। सोना की सीट पे भी कह रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार जो है मजबूत है। महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, नांगल चौधरी में और महेंद्रगढ़ की तीनों सीटों पर
कांग्रेस की उम्मीदवारी बहुत अच्छी है और रेवाड़ी में भी कह रहे हैं कि कोसली और बावल में भी बड़ी कड़ी टक्कर है। क्या आपको लग रहा है इस दफा, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र से इन्होंने कोई सीएम नहीं बनाया, अहिरवाल क्षेत्र इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने वाला है और राव इंद्रजीत क्योंकि अपनी बेटी के इलेक्शन में इतना व्यस्त हो गए हैं, वो रेवाड़ी और बाकी एरियाज को, महेंद्रगढ़ के एरिया को ज्यादा नहीं देख पाए हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। देखिए, वहां पे एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह हैं जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। पहली, वहां के बहुत सारे युवा जो हैं सेना में जाते थे, आज अग्निवीर ने वहां पर आग लगा दी और अग्निवीर स्कीम के कारण वहां बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा है, नंबर एक। दूसरा, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी बात न राज्य स्तर पे सुनी गई न केंद्र स्तर पे सुनी गई। जो उनकी बात सुनी गई, जो उनकी लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस ने लड़ी, तो मंत्री होके भी फायदा क्या रहा। तो यह भी एक संदेश है। इसके बाद में किसानी से वहां पर भी लोग जुड़े हैं। किसानी की जो हालत है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दो लोग बैठे हुए हैं, जमीनी तौर पे वो देख रहे हैं पूरे हरियाणा में किसानी की लागत किस तरीके से बढ़ी है और किस तरीके से उसकी जो है आपको पैसा मिल रहा है। सरकार कैसे झूठे आंकड़े जारी करती है कि 24 फसलों पे दे रहे हैं, हरियाणा में तो 24 फसलें ही नहीं है, तो दोगे काहे पे। तो अपने आप में हर चीज झूठ बोली जा रही। अब रही बात कि इन सब के बाद में निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी अहिरवाल में बुरी तरह फंसी हुई है और कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है। उसके पीछे एक कारण नहीं है, बहुत से कारण, वो कारण लगातार आगे से आगे वो कर रहे हैं। अहिरवाल सदैव से अलग तरह से चलता रहा है, तो लेकिन इस बार अहिरवाल को लग रहा है कि यह संदेश भी जा ही रहा है कि सरकार तो कांग्रेस की आ रही, तो अहिरवाल क्यों न हिस्सा बटाए, इसलिए भी एक वजह है। तो ये सारे कारण मौजूद है और जो राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और सारी बात की है उसका भी असर है। तो ये संदेश देने के लिए पर्याप्त है और इसका बड़ा असर वहां पर देखने को मिल रहा है और उसकी इक्वेशन ठीक बैठाई गई है। और मुझे लगता है यदि दलित और अहीरों का कुछ वोट मिला तो कांग्रेस वहां बड़ा गेन करेगी। देखिए, जाट वोट कांग्रेस के साथ है, हरियाणा का दलित बहुतायत में कांग्रेस के साथ है, जिस तरीके से बहुतायत में जाट साथ में हो वैसे ही दलित। इसके बाद में पंजाबी वोटर भी इस बार कांग्रेस के साथ में है और इसी तरीके से जो दूसरी 36 बिरादरी के वोट हैं वो भी बटे हुए। तो अंततः अपर हैंड कांग्रेस आ जाती है अधिकतर सीटों में। कुछ चंद सीटों का जिसका उदाहरण हम सबने दिया उनकी बात छोड़ दें, लेकिन इसके बावजूद यह संदेश भी बड़ा है कि सरकार तो कांग्रेस की बन रही, और जब कांग्रेस की सरकार बन रही है तो क्यों ऐसा व्यक्ति लाएंगे कि जो हमारा रिप्रेजेंट न कर सके। तो ये सारी वजह है, इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है और मुझे लगता है कांग्रेस पूरे मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है, उसमें कहीं कोई मुझे आशंका नजर नहीं आती है। जी जी जी। चलते चलते संतोष जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ले लूं। कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला का क्या मामला है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला अपना जींद में और कैथल में 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं। इस दफा उन्होंने अपने बेटे आदित्य को लॉन्च किया है। आपको क्या लगता है, आदित्य की सीट राहुल गांधी के कैंपेन के चलते निकल जाएगी या विरोध में आदित्य सुरजेवाला की सीट निकलनी मुश्किल है? क्या कहना है आपका? आतम जी, कैथल की सीट मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर कट, कल से बिल्कुल क्लियर कट आदित्य जीतने जा रहे हैं। उसका कारण है जो वहां बीजेपी का कैंडिडेट है उसने 2-3 दिन पहले पब्लिकली ये कहा कि यहाँ सबसे गुंडा कौन है, सबसे गुंडा तो मैं ही हूं। और ये मैसेज जब लोगों तक गया
तो लोगों ने बिल्कुल एक तरफा कर दिया। लोगों को लगा अभी तो तू बना नहीं, अब से पहले गुंडा बता रहा है, तो मतलब ये गुंडाईपना तो हमें भगाना है तुम लोगों को, कि जो बीजेपी 10 साल से गुंडापन तो कर रही है। किसान बोलते हैं उनके लठ मारती है, कोई सरपंच बोले वो पीट दिए, कोई समाज बोला वो पीट दिया, कोई छोड़ा ही नहीं इन्होंने, ना किसी की बात मानी। तो वो गुंडई जो पना कर रही थी बीजेपी, उसी को भगाने के लिए तो हम लोग प्रयासरत हैं। और जब ये स्टेटमेंट उनकी आई तो मैं कल कैथल में थी, और महिला खाप पंचायत ने भी वहाँ उनका सारा सर्वे किया, सब पता किया कि भाई क्या हो रहा है। तो वहां हमें पता लगा कि आदित्य तो वहां बहुत बड़े मार्जिन से मुझे लग रहा है जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वहां जो बीजेपी की कैंडिडेट है ना, उनके अगेंस्ट काफी प्रचार शुरू हो चुका है परसों से, क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं। पहले भी उन्होंने एक दो ऐसी स्टेटमेंट बोली थी जिसके सिर पांव कुछ भी नहीं, ऐसी बोल देते हैं। तो अभी जब उन्होंने ये कहा कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं, लोगों को वो जो दर्द था ना, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, जो बेटियां दिल्ली में लड़ रही थी आत्मसम्मान की लड़ाई, उनको घसीटा गया, और अग्निवीर जैसी जो ये स्कीम लेकर आए हैं, ये तकलीफ लोगों को पहले से है, और उस घाव के ऊपर ये चोट कर रहे हैं लगातार, और उस चोट से वो घाव और ज्यादा गहरा हो रहा है, और ज्यादा गहरा घाव होने से वो वोट कन्वर्ट हो रहा है। जो प्रत्याशी बीजेपी को हराएगा वो उसको वोट डलेगी, चाहे कोई इंडिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं है कि लोग इंडिपेंडेंट को नहीं डालेंगे, इंडिपेंडेंट को भी डाल रहे हैं लोग। कई सीट हैं, जो 5-4 सीट हैं, लग रहा है कि जहां इंडिपेंडेंट अच्छी पोजीशन में हैं, और उनमें से कुछ तो बीजेपी समर्थित है, कुछ कांग्रेस समर्थित है, ऐसे भी हैं। तो ये जो कैथल वाला मामला है, कैथल का तो मुझे ये लगा, कल मैंने काफी वहां गई, मैं कई जगह पर गई, मैंने लोगों से बात भी की। तो शहर में, जबकि शहर में तो ये माना जाता है कि वोट बीजेपी का है, मैं शहर की बात कर रही हूँ। गांव में तो बहुत ज्यादा अच्छा माहौल है आदित्य का, लेकिन मैंने शहर में देखा लोगों को ये बात करते हुए कि इस बार आदित्य को जिताएंगे, और ये जो लगातार स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं इस एरिया का, तो इसका गुंडापना देखेंगे। और मैंने पहले भी बताया, यहाँ हरियाणा में किसी की दबंगता से कोई डरता नहीं है। यहाँ लोग प्यार से तो नाड़ तोड़ लो किसी की, चाहे नाड़ काट ले जाओ, लेकिन दबंगता से कोई डरेगा नहीं। और वही हाल जब होता है ना कि हालात खराब होते हैं, उसमें फिर ये ऐसी इस तरह की स्टेटमेंट आना, और सच में ये दुर्भाग्य लगा रही हूँ मैं तो बीजेपी का। और मुझे लग रहा है जो हालात है पूरे हरियाणा में, आप जीटी रोड बेल्ट की बात कर लें, आप, मैं तो कुरुक्षेत्र की जैसे बात करूं, कुरुक्षेत्र में मुझे लगता है 3 सीट तो बिल्कुल क्लियर कट है। करना ये लाडवा की थोड़ा फाइट लगा लो कि क्या रहेगा, संदीप कितनी वोट लेके जाएंगे, तो उसके बाद वो भी क्लियर हो जाएगी, और बिल्कुल फंसा हुआ है। तो ऐसे में अगर जिलेवार भी ऐसे हालात हैं, तो फिर सीट कहाँ से आएंगी बीजेपी को? मुझे तो नहीं लगता कि ये 20 भी पार कर पाएंगे। और कैथल की सीट मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आदित्य बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कैथल की सीट के लिए विश्लेषण देने का। वीरेंद्र हुड्डा जी, बस चलते कैथल की सीट का मुझे भी यही जानकारी है जो बताया है डॉक्टर संतोष ने, कि वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट बहुत अच्छी स्थिति में है इस बार, क्योंकि मेरा जो पुराना ब्यूरो चीफ है, मैंने उससे पूछा था, उसने मुझे वहां की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बताई, और ऐसी बताई जैसा डॉक्टर संतोष ने बताई है। जी अजय जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भवानी खेड़ा में प्रदीप नरवाल का इलेक्शन हल्का चल रहा था, और प्रियंका गांधी की जो जुलाना और भवानी खेड़ा में रैली हुई, उसके बाद कहते हैं कि प्रदीप नरवाल का इलेक्शन टॉप पे चला गया। क्या वाकई प्रियंका गांधी के भवानी खेड़ा जाने से इनके सितारे बदल जाएंगे? प्रदीप नरवाल सीट निकाल सकते हैं अपनी? नहीं, निश्चित रूप से जुलाना में भी एक बहुत अच्छा वो आया है, प्रभाव आया है, और बिल्कुल प्रभाव आया है उसका भवानी खेड़ा में भी। कितना बेहतर और कर ले जाएंगे ये देखने वाला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आप चुनाव आ गया है। यह नहीं कह सकते कि कोई प्रत्याशी कमजोर है कहीं से भी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा जी, ये जो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि आप उनके गांव से आते हैं, सांगी गांव से आते हैं, और आप रोहतक में रहते हैं, ये कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की खींचातान में कहीं कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में तो नहीं चली जाएंगी? और इलेक्शन जीतने के बाद क्या कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा में आम सहमति बन जाएगी सीएम कैंडिडेट के लिए, या आपको लगता है इस पे भी कोई कुरुक्षेत्र होने वाला है? आखिरी टिप्पणी। ये सवाल कांग्रेस हाईकमांड से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप?
मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप भूपेंद्र हुड्डा को अच्छी तरह जानते हैं और जिस तरीके से कुमारी शैलजा को भारतीय जनता पार्टी ने खींचने की कोशिश की, अशोक तंवर उनके हाथ से निकल गए। मैं कुमारी शैलजा को भी जाना हूँ, भूपेंद्र हुड्डा को भी जानता हूँ, लेकिन ये सवाल तो कांग्रेस हाईकमांड से पूछो तो अच्छा रहेगा। मैंने क्यों जाओ इन बातों में है? जी 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 जी, सही कह रहे हैं आप। ये सवाल कांग्रेस हाईकमांड। जी 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 आतम जी, इसका जवाब मैं देती हूँ। आतम जी, इसका जवाब मैं देती हूँ। जब कुरुक्षेत्र में राहुल जी आए थे तो शैलजा जी और हुड्डा साहब बिल्कुल उन्होंने साथ खड़ा किया था, और आपने देखा होगा वो वीडियो, और मुझे भी वो देख के बड़ा अच्छा भी लगा। दोनों के उन्होंने हाथ पकड़े, दोनों के हाथ मिलाए, अपने हाथ उन दोनों के हाथों के ऊपर रख दिए कि मतलब ये दोनों साथ हैं और इनके साथ मैं हूं, मतलब एक अच्छा संदेश दिया। और उसके बाद यहाँ के जो कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि शैलजा की और हुड्डा साहब की बाद में बात हुई है और अच्छा रिस्पॉन्स गया है, ये एक मैसेज भी अच्छा गया है। बाकी सहमति वाली बात तो हुड्डा साहब भी सही कह रहे हैं कि इसमें हाथ मिलाना, देखिए हाथ मिलाना, हाथ से हाथ मिलाना और दिल के मिलाने में थोड़ा सा अंतर है। अगर दिल मिल जाए तो फिर हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ऐसा लग रहा था। अरे राहुल गांधी ने ये संदेश दिया ना कि मैं इनको नहीं, आज सोनिया गांधी ने तलब करके समझा दिया है जो है शैल्या को कि आपको क्या करना है। जी, मैं सुनना चाह रहा हूँ जी, आपने कह दिया। मैं अजय जी कह रहे हैं, मैं यही बात मैं कहने जा रही थी कि सोनिया जी के साथ मीटिंग हुई है और आधा पौना घंटा वो मीटिंग चली है और बड़े अच्छे से उनका जो मैसेज गया है वो भी एक अच्छा गया। उन्होंने समझा दिया कि आपस की लड़ाई से नुकसान होगा और आप लोग इकट्ठे रहें, शायद ऐसी कोई बात की होगी क्योंकि हम तो थे नहीं। तो हुड्डा साहब की बात है कि हम तो इन मामलों में कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ होगा जब वो हंसती हुई बाहर आई है और उन्होंने आके कोई मतलब ऐसा कोई नेगेटिव मतलब कुछ नैरेटिव सेट नहीं किया, वो बिल्कुल पॉजिटिव थी। और कुरुक्षेत्र में भी जब राहुल जी आए थे, प्रियंका जी आई थी, तो उसके बाद बड़ा अच्छा पॉजिटिव सा एक मैसेज गया था कि भाई यहाँ के जो वर्कर थे उनको भी कहा था कि भाई जहां जहां जो जो आदमी है वहां जो कैंडिडेट लग रहा है कि जीत रहे हैं, चाहे वो किसी के भी हैं, आप उनके सपोर्ट मतलब उनके साथ जाओ, उनकी सपोर्ट के लिए मदद करो। तो एक गया मैसेज अच्छा। तो बाकी तो उनके जो सोनिया जी और राहुल जी, प्रियंका जी, वही लोग बता पाएंगे कि क्या करेंगे। जी जी जी, आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को अपनी अंदरूनी जो भी दिक्कतें हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की, सोनिया गांधी जी बहुत सीजन्ड हैं, वो सब जानती हैं, यूपीए 1-2 की 10 साल सरकार चला चुकी हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने जरूर कुमारी शैलजा से बात की होगी और कुमारी शैलजा ने क्लियर कर दिया था कि जाएगा तो मेरा शरीर तिरंगे में जाएगा, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगी, चौधरी दलबीर सिंह की बेटी हूं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर किसी नए सब्जेक्ट पर आपसे मुलाकात होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।